वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं gnvmaths.com के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि नवोदय में बहुत बार आए हैं। नवोदय एग्ज़ाम जो कि बार रिपीटिशन जो है उसको अलाउ करता है। इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बार बार कई प्रश्न जो है रिपीट होते जाते हैं, बार बार वही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, लेकिन उनमें चेंजेस क्या होती है? सिर्फ कभी नाम में चेंजेस तो या कभी आंकड़ों में परिवर्तन ही संसार का नियम है। उसी तरीके से नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सवालों की अदला बदली कर दी जाती है लेकिन तरीका वही रहता है। उन्हीं तरीकों से अदला बदली होने वाले प्रश्न भी कैसे होंगे, कई बार डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारा मिशन यही है कि नवोदय से जुड़े हुए हर प्रश्न को हम कर लें। अगर वो प्रश्न नहीं आया तो वो तरीका ज़रूर आ जाएगा। एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ जारी रखिए। आज का पहला प्रश्न, 4,75,240 ये हमारे पास कोई संख्या है। इसमें से 5 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या होगा वो बताना है। अंतर जब शब्द आ जाए ना ऐसे प्रश्नों में, इसका मतलब है घटा क्या होगा, यानी स्थानीय मान में से जातीय मान जब घटेगा तब क्या आएगा। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है, स्थानीय मान और जातीय मान ये होता क्या है। हम 4th स्टैंडर्ड में ये कर चुके हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान तो हमें याद रह गया, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो जातीय मान के बारे में नहीं जानते, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि जातीय मान क्या होता है। वो भी पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रहने वाला जो पॉइंट था वो था स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले इस संख्या का स्थानीय मान याद करके ही हम समझ लेते हैं। ये डिपेंड करता है वंस, टेंस, थाउजेंड्स, 1000 के बाद में 1 लाख वगैरह, या फिर हर तरीके से अलग अलग डिवीज़न पर डिपेंड करता है। हम बात करेंगे कि वंस, टेंस, थाउजेंड्स वगैरह ये है क्या, हंड्रेड्स वगैरह। देखिए, इसका मतलब है इकाई के अंक में हमेशा ही उस संख्या की गुणा 1 के साथ होती है। यानी पहला अंक सेम डिजिट का एक अंक आता है, 0 है तो 0। दूसरा आता है 40, इसकी 10 से गुणा होती है। तीसरा आता है 200, इसकी 100 के साथ। फिर 5000, फिर 70,000, फिर 4 लाख। अब मैंने लिख तो दिया कि हाँ ऐसे होते हैं, 4 लाख वगैरह आ जाएंगे, लेकिन ये कैसे होता है ये डिपेंड करता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये वैल्यू जो बना रहा हूँ, इकाई का मतलब है 1, उस संख्या की 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। दहाई का मतलब है उस संख्या की 10 के साथ मल्टीप्लाई, सैकड़ा का मतलब है उस संख्या की 100 के साथ मल्टीप्लाई, हजार का मतलब है उस संख्या की 1000 के साथ मल्टीप्लाई, 10,000 का मतलब है उस संख्या की 10,000 के साथ मल्टीप्लाई, या 4 का मतलब है, या लाख का मतलब है उसकी 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे 5 का स्थानीय मान तो हमें पता है कि 5000 होता है, लेकिन अब जातीय मान याद करना है। जातीय मान उसकी आइडेंटिटी होती है कि वो है कितना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं कि नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप जुड़े हुए हैं gnvmaths.com के साथ। यानी यहां पे मैं जो मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं शिवम, इट मीन्स शिवम। तो इसी प्रकार से मैं 5, तो जातीय मान 5 है, जिसकी बात कर रहे हैं वही संख्या उसका मूल रूप होगा। 5 की बात की है तो 5 ही इसका जातीय मान होगा। 7 की बात करेंगे तो 7 ही इसका जातीय मान होगा। जातीय मान जो वैल्यू दी हुई है उसे ही बोलते हैं 5। इन दोनों का अंतर बताना था, वो आ जाएगा 4,995, क्योंकि 5 उसमें से माइनस हो जाएगा 5,000 में से, ठीक है। तो ये इतना इजी प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कई बार क्या होता है, हमें उत्तर में कंफ्यूजन देने के लिए ये ऑप्शन ही नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में वहां पे 4 नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, वो आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है और कई बच्चे इसमें टाइम बहुत लगा देते हैं, और मैं पूछता हूं कि इतना टाइम क्यों लगाते हो भैया, जब इतना टाइम वाला प्रश्न ही नहीं है। जैसे कि 245 गुना में 122 गुना में 431, 245 गुना में 122 गुना में 431,
इनकी गुणा करनी है और बोला है कि इसमें इकाई का अंक क्या है ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ऐसा प्रश्न आ गया कि इन तीनों की गुणा करके हमें बताइए कि इकाई का अंक क्या है। इसने बोल दिया गुणा करनी है, तो हम ये कहेगा वैसे करें जरूरी नहीं है, हम हमारे माइंड का यूज करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा, एक बात समझना, हर गुणा यूनिट डिजिट पर लागू रहती है, यानी जो इकाई का अंक है उसी पे रहती है। इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इकाई के अंक की ही गुणा करेंगे हम, ठीक है, वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। जैसे 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, और इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इकाई का अंक जो है उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है, कभी भी इकाई के अंक के लिए गुणा दी हुई, चाहे वो हजारों डिजिट के अंदर हो, लाखों डिजिट के अंदर हो, या फिर 10 डिजिट के अंदर हो, छोटा हो या बड़ा हो, गुणा हमेशा ही हम इकाई के अंक की करेंगे। और जब भी इकाई के अंक में किसी भी सवाल के अंदर हमें लगे कि 5 दूनी 10 इस टाइप का प्रश्न आ गया, एक बार 0 आ गया इकाई का अंक, उस गुणा को भी वहीं छोड़ दीजिए। मान के चलिए 5 गुणा में 2, गुणा में 7, गुणा में 9, गुणा में 11, ऐसा प्रश्न दे दिया। हमारा पहले ही 5 दूनी 10 आ गया, तो अब गुणा करो चाहे ना करो कोई मतलब नहीं बनता। 0 पहला अंक आ गया तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। किसी के साथ गुणा कर लीजिए, ये 70 हो गया, फिर 7 में 63, ये 630 हो गया, फिर 11 की 630 के साथ गुणा करेंगे तो हो गया 6930, 6930। इकाई हमेशा वही रह जाएगी। जब भी इकाई के अंक में पहले ही हमें कहीं 0 दे दिया हो तो समझ जाना है कि इकाई का अंक 0 ही होगा। हमें उस प्रश्न को करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रश्न में आप मल्टीप्लाई करके 245 की फिर 122 के साथ फिर 431 के साथ 5 या 10 मिनट लगाते हो, उस सवाल का उत्तर हम 5 या 7 सेकंड में कर सकते हैं, तो हम क्यों समय बर्बाद करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्राकृतिक संख्या जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती है। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, यानी प्रकृति के द्वारा हम, जैसे हमारी आदतन है कि हम गिनती जब बोल देते हैं ना कि हाँ भाई मुझे गिनती बता दे, तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते कभी भी, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक आदत। एक एग्जाम्पल दिया था याद करने के लिए, तो इसका मतलब 1 से गिनती स्टार्ट होना, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 75 तक हमें प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है, और अब बताना है कि इन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। योग बताना है, यानी जोड़ कितना है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, और ऐसे जोड़ते जाएंगे 75 तक नंबर्स को जोड़ते जाएंगे, कितना इनका जोड़ बनता है ये हमें बताना है। इस प्रश्न को अगर मैं कैसे एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से बताऊं तो इस तरीके से आएगा कि प्रथम 75 या 75 प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, तो यही है। अब इनका योग करेंगे तो यहां पे इससे एक एक संख्या को जोड़ने में हम बहुत सा टाइम जो है वेस्ट कर देंगे, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। n यानी लास्ट नंबर, जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 75 है तो 75 ही नंबर हो गए। ठीक है, 1 से लेके 75 है तो सारे 75 ही अलग अलग संख्या हो गई। अब 75 नंबर है टोटल, तो ये तो आ गया 75 गुणा में n प्लस 1 यानी 75 और 1 76 बटा में 2, ये कट जाएगा कितने पे, 38 पे, 2 3 6 और 2 8 16। 38 गुना में 75, 75 की 38 के साथ गुना कर देंगे, 8 5 40, 4 7 7 8 जा कितना होता है 56। ठीक है, 56 और 4 60 60 गुणा में 3 5 15 कैरी 1, 3 7 21 और 1 22, 0582, 2850 इसका उत्तर आ गया। अब देखिए 2850 जो है ना, वो 1 से लेकर 75 तक जितनी भी संख्याएं हैं जोड़ते जाएंगे, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, यानी 1 और 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलते चलते लास्ट में 75 तक जोड़ते जाएंगे।
अब ऐसे अगर जोड़ करेंगे तो भैया हम बूढ़े हो जाएंगे जोड़ करते करते। नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम हमारे पोते शायद देते होंगे, लेकिन ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे। हो सकता है हमें यहाँ 75 दिया हो, किसी प्रश्न में 1 लाख दिया हो। सोचिए, जब 1 लाख दिया होगा तब आप कितने समय में करेंगे? ठीक है, तो ये प्रश्न था। यहाँ पे इतना इजी तरीका है, n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका सवाल जो है हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा तरीका अलग चेंज किया है, वही है पर सवाल एक अजीब तरीके से दिया गया है। अजीब तरीका भी आपको पसंद आएगा, ऐसी बात नहीं है कि पसंद नहीं आएगा। देखिए, आपको अजीब लगेगा लेकिन है सही। तीसरा सवाल है ये आज का, कि प्रथम 20 संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? पहली 20 संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इनका वर्ग यानी इनकी पावर 2, अब इनका योग कितना है? ऐसा सवाल आ गया। अब इसे जोड़ते जाएंगे, जैसे 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो कब तक करेंगे और कब तक हो जाएगा? इसीलिए इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले का यूज होगा और इस फॉर्मूले से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकेंगे बहुत ही कम टाइम में, जैसे कि यहाँ कर रहे हैं। n कितना है? 1 से लेकर 20 संख्या, तो यानी n है 20, n प्लस 1 यानी 20 और 1 21, 2n प्लस 1 यानी 2 गुणा में n, 20 गुणा में 2 40 और 1 41, गुना का निशान है बीच में, बटा में 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 दहाई 20, 10 गुणा में 7 70, 70 गुणा में 41, ये आ जाएगा 700 के 28, इकतालीस गुना में 70, ये 00 आ गया, गुणा में 7 एकम 7, ये नहीं लगाया ना, और 700 के 28, 2870। ठीक है, इनका जोड़ बन जाएगा 2870। देखिए कितना इजी है, इसको हम एक लाइन में हल कर सकते हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम हमारे बेसिक से करें या फिर रट्टा मार के, और रट्टा मार के करेंगे तो भैया कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, एक एक संख्या की गुना, इसमें सारा समय व्यतीत कर देंगे। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपका जो टीचर होगा, जिसकी ड्यूटी लगी होगी, सुपरवाइज़र, वो आके आपका एग्ज़ाम लेकर चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे कि ये क्या हुआ, अभी तो 3 ही प्रश्न किए हैं। नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम है भैया, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे भी एग्ज़ाम के लिए बहुत से बच्चे पेपर देते हैं, और यहाँ पर भी बहुत से बच्चे रह जाते हैं, ड्रॉप करना पड़ता है, दोबारा ट्राई करने की कोशिश होती है। तो अगर कोई दोबारा ट्राई कर रहा है तो समझना चाहिए कि हम नवोदय कोई छोटी मोटी संस्था में नहीं जा रही, बहुत बड़ी है, और वहाँ पे जाने के बाद में कामयाबी जो है पक्का है। उनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है डियर स्टूडेंट्स, वो देखिए, यदि 517 स्टार 324, 517 स्टार 324, इसको 3 से भाग किया जाए, क्या किया जाए डियर स्टूडेंट्स? 3 से भाग किया जाए, और ये 3 जो है ना जिससे भाग कर रहे हैं, ये इससे पूर्णतः भाग होना चाहिए। पूर्णतः मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। ऐसे सवालों के लिए क्या हम स्टार की जगह डिफरेंट टाइप की वैल्यूज लेके देखेंगे? कभी 1, कभी 2, तो कभी 3। ऐसे तो हम कर नहीं सकते, इसके लिए यूज होती है ट्रिक्स। क्या होती है? ट्रिक्स। हम ट्रिक्स का यूज करेंगे ताकि ऐसे प्रश्नों को हम चुटकियों में सॉल्व कर लें, जैसे कि अभी कर रहे हैं।
हम यहाँ पे 3 से डिवाइड होने की बात कर रहे हैं और 3 से वही संख्या डिवाइड होती है जिनके अलग अलग डिजिट का जोड़ 3 से भाग जाए। यानी कि 5 और 7 12 और 1 13, प्लस में 3 16, प्लस में 2 18, प्लस में 4 22। इन संख्याओं का जोड़ 22 आ रहा है। स्टार की जगह ऐसा क्या दें कि वो 3 के पहाड़े पे चला जाए, यानी 22 और 2 24, 3 8 24। तो यानी यहाँ पे स्टार की वैल्यू अगर 2 दें तो ये भाग जो है, ये संख्या जो है पूर्णतः 3 से भाग हो जाएगी। हम 2 ले लेते हैं लेकिन आपको कंफर्म भी करवा देते हैं। 517 स्टार की जगह 2 324, भाग करके देख लीजिए। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 1 नीचे आएगा, 3 7 21, क्रॉस 7, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, क्रॉस बच गया, फिर 3, 3 एकम 3, फिर कुछ नहीं बचा, फिर 2 को नीचे उतारा, फिर 4, 3 8 24, लास्ट में 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 पे। मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब हम हमेशा ही जब 3 की बात होगी तो ये समझेंगे कि अंकों का जोड़ क्या 3 से भाग जा रहा है। अगर नहीं तो हम वही ऐड कर देंगे, जैसे कि अगले सवाल में हम करने वाले हैं। अगला सवाल कहता है कि सेम सिचुएशन के अंदर 8 से भाग की बात करता है कि अगर वो संख्या 8 से भाग करना हो तो, जैसे कि मैं बता रहा हूं। अगला सवाल है 36 5 स्टार 2 4। अब इसे 8 से पूर्णतः भाग हो जाए ऐसा काम करना है और स्टार की वैल्यू रखनी है। अब देखिए, अब यहां स्टार की वैल्यू अगर रखकर आप भाग कर करके देखोगे तो ये केस है। 0 से लेकर 7 तक अलग अलग टर्म्स रखेंगे। अगर ये रखने के बाद होता है, यानी होगा तो एक ही नंबर से, तो हम सही समझेंगे अपने आप को। लेकिन वो नंबर्स कैसे सोचेंगे, ये भी तो है। इसीलिए हम यहाँ पे नंबर सोचेंगे। क्या सोचें वो देखिए। हम 2 तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। या तो स्टार की वैल्यू मिनिमम हो या स्टार की वैल्यू मैक्सिमम हो। हर केस में 2 तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। यानी अगर हम स्टार की वैल्यू को किसी भी तरीके से मेजर करते हैं तो 2 तरीके से वैल्यू ली जा सकती है, ठीक है। लेकिन कैसे, देखिए 8 से कौन सी संख्या भाग जाएगी? जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग, 3 अंकों से वो भाग चली जाएगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से वो संख्या 8 से भाग चली जाएगी, इसका मतलब है कि वो 8 से पूर्णतः भाग है। यानी वो संख्या 8 से पूरी तरह से भाग है, डिवाइड होती है, भाग होती है। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर हम स्टार की वैल्यू 0 लेते हैं, 0, तो 0 2 4 हो गया, 8 3 24 होता है, कट गया, कैंसिल हो गया। तो इसका पहला आंसर तो स्टार का बनता है 0। पहला आंसर बनता है स्टार का 0। सेकंड, यहां पे 2 वैल्यू लेके देखिए, 2 यानी 224, 2 2 4, इसे 8 से भाग कीजिए, 8 दूनी 16, कितने बचे? 64, 8 8 64। यानी यहां पे ऐसे 2 केस हैं, या तो वो स्टार की वैल्यू 0 होगी या स्टार की वैल्यू 2 होगी। अब ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही होगा। मैक्सिमम संख्या जो है वो 2 है और मिनिमम संख्या जो है वो 0 है, ठीक है। 2 केस होंगे, हमेशा ही याद रखना कि आप कई बार सोल्व कर लेते हो और पहला ऑप्शन आ जाता है कि 0 नहीं है और दूसरी कोई संख्या है, या 1 ले लिया, नहीं है कोई दूसरी संख्या, आप वो ऑप्शन में देखेंगे वो नहीं होगा और आप डायरेक्ट जो है चौथा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, आप चौथे ऑप्शन पे लगा दोगे इनमें से कोई नहीं। अरे भैया क्यों नहीं? 0 जा रहा है ना, जब 0 से भाग हो रहा है तो क्यों नहीं इनमें से कोई नहीं? तब हम समझेंगे कि इसे कैसे किया जा सकता है। 2 ऑप्शन होंगे, एक नहीं जा रहा तो दूसरा जरूर जाएगा, लेकिन हमें हमेशा ही कम समय में करने के लिए ये ट्रिक आजमाना पड़ेगा कि अगर वो लास्ट 3 संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो रही है तो वो यकीनन 8 से डिवाइड होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास प्रश्न जो है ना, मेरे सबसे खास स्टूडेंट ही करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूं। एक होता है क्रमागत संख्या, कोई क्रमागत बोल देता, कोई बात नहीं, कैसे बोल सकते हो। क्रमागत संख्या जो होती है ना, वो वे संख्याएं होती है जो स्टेप टू स्टेप चलती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये क्रमागत चल रही है, मतलब हर संख्या के बीच में एक डिफरेंस जो है ना 1 का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड है 2 4 6 8, इसमें भी डिफरेंस जो है वो 2 का है, हर संख्या में डिफरेंस सेम है। ऐसी संख्याओं को क्रमागत बोलते हैं। लेकिन ये तो है एक क्रमागत संख्या साधारण रूप से, और ये है सम क्रमागत संख्या, और ये है विषम क्रमागत संख्या। ठीक है, 2 4 6 8 ये सम क्रमागत संख्या है। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए। सवाल सुनिए पहले। हमें दिया है डियर स्टूडेंट्स कि 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग 6500 है। तो सम क्रमागत दे दिया तो x एंड x प्लस 2, और x की वैल्यू यहां पे 2 होती है, वैसे 1 नहीं मानी जाती, एक से एग्जाम्पल नहीं ले सकते, यानी कोई सम संख्या ही x होगा, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों को वर्गों का योग यानी x की स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 की स्क्वायर बराबर कितना है, 6500 है। तो इसमें छोटी संख्या बताइए, यानी x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक तो वो x होगा और एक x प्लस 2 होगा। एक छोटी संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। अगर आप कर नहीं सकते तो कमेंट में डालेंगे, इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो नवोदय को साधारण रूप में ना लइए, हल्के में ना लइए, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो के साथ साथ समझने के साथ साथ कागजी मेहनत भी करनी पड़ेगी, यानी खुद भी करना पड़ेगा। ऐसे 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 चलते 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 रफ नोटबुक 5 या 6 भरी जाएगी ना आपकी, वो भी 30-30 40-40 वाली, इतनी जो ज़्यादा बड़ी होती है, तभी मानिएगा कि सिलेक्शन पक्का है भैया। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा पढ़ने से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVMaths.com के साथ। आज हम बात करेंगे नवोदय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। इससे पहले आप हमारी वेबसाइट JNVMaths.com पर भी जाके देख सकते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है हमने नवोदय के उसमें डाले हुए हैं। आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वेबसाइट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न, निम्न में से किस संख्या के घनमूल का इकाई का अंक 3 होगा। यहां पे एक शब्द यूज किया गया है, वो है घनमूल। और घनमूल किसी भी संख्या का करें, ठीक है, किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं ना, तब क्या करते हैं आपको पता है? किसी भी संख्या का जब हम घनमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 2 तरीके की चीजें होती है। किसी भी संख्या का घन करना, जैसे 3 का घन, वो तो होता है उस 3 की 3 बार गुणा करना। 3 का 3 बार गुणा करना 3 का घन है, यानी 3 की पावर 2, 3, ये होता है 3 का घन। लेकिन पूछ लिया कि 9 का घनमूल कितना है या 27 का घनमूल कितना है, इसका मतलब है वो संख्या जो है ना घनमूल में है, ये घनमूल का साइन है 3/√27। ये 3 है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ऑफ नहीं है, का नहीं है, ये गुणा नहीं है, इसका मतलब है ये घनमूल है। क्या है? घनमूल है। इसे बोलते हैं दूसरी भाषा में, इंग्लिश में क्यूब रूट। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्यूब रूट, और हिंदी में बोलते हैं घनमूल। इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इन संख्याओं का अलग अलग आंकड़ा पेश किया गया है। कोई 35,937 है, तो कोई संख्या 46,656, तो कोई संख्या 39,304, तो कोई संख्या 50,653। हमें समझना है कि कौन सी संख्या जो है
उसमें इकाई का अंक जो है किसका घनमूल किया जाए कि इकाई का अंक 3 हो। 3 कब होगा वो हमें बताना है। इसके लिए अलग अलग केसेस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी एंड सी। कैसे करेंगे घनमूल, कैसे निकालेंगे, यानी पहले पता कैसे करें कि इनका घनमूल है क्या एक्चुअल में। उसके लिए हम एक तरीका आजमाते हैं, जो तरीका हम समझ सकते हैं कि उनका गुणनखंड निकालेंगे। जैसे ये 35,937 है, इसके गुणनखंड निकालेंगे, भाग जाएगा, गुणनखंड लंबा चला जाएगा, लास्ट में उत्तर आएगा, फिर हमें पता लगेगा कि हाँ इसका घनमूल ये बन रहा है या इसके फैक्टर्स ये बन रहे हैं। उन फैक्टर्स से हम पता करेंगे कि इसके 3 के जो जोड़े जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो कितने बनेंगे। फिर पता लगेगा कि इसका घनमूल कितना है और उस घनमूल को निकालने के बाद पता लगेगा कि इकाई का अंक क्या है। अगर हम ऐसे करेंगे ना तो कम से कम 5 मिनट हमारी वेस्ट चली जाएगी। हो सकता है वो ऑप्शन राइट डी हो और हम ए बी सी को सॉल्व करेंगे तब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? एक बात समझनी है डियर स्टूडेंट्स, वो बात क्या समझनी है वो देखिए। जब भी हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं, इसका मतलब उस संख्या के जो फैक्टर्स निकलेंगे उनकी 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद ही वो यहां पे संख्या बनेगी, चाहे कुछ भी निकले। ठीक है, यानी उनका एक फैक्टर निकलेगा जो 3 बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पूछा गया है इकाई का अंक, पूछा गया है इकाई का अंक, तो हम इकाई के अंक से ही समझेंगे कि क्या इसका घनमूल करने के बाद में इकाई का अंक 3 होगा। इसके इकाई के अंक से ही समझेंगे। अब वो कैसे समझेंगे? डियर स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करके ये संख्या बनी है, 3 बार गुणा करके ये संख्या बनी है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उस संख्या को 3 बार गुणा करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये संख्या बनी है। जैसे कि मैं 3 का उदाहरण लेता हूं तो 3 तिये 9, 9 तिया 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6 छिके 36, 36 छिका 216। यहां पे 6 का भी एग्जाम्पल है, 7 का भी एग्जाम्पल है, 7 7 49, 49 7 जो भी आएगा 43। लेकिन यहां हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ऐसे सभी को कर करके देख लें। नहीं, मैं ऐसे नहीं करवा रहा कि सभी की हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नहीं करनी। हमें पता लग रहा है कि जब 3 की 3 बार गुणा करेंगे ना तब हमारा इकाई का अंक जो है ना 3 तिये 9, 9 तिया 27 बनता है, यानी इकाई का अंक 7 बनता है। इसका मतलब है जिस संख्या के इकाई का अंक 7 होगा वो जो है उसका घनमूल भी, घनमूल जो बनेगा उसका इकाई का अंक 3 होगा। पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उस संख्या का इकाई का अंक जो है ना वही बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसे बना, कैसे किया? हम जब भी किसी भी संख्या का घनमूल करते हैं कोफैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि मैं मान के चलिए कि घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है और मैं 343 संख्या लेता हूं, 243। मुझे पता है ये 3 से भाग जाएगी, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगी, 3 तिये 9, 9 तिया 3 दूनी 6 और यहां पे बच गए 2, 3 7 21, फिर 3 तिये 9, 9 तिया 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिये 9। अब इसका फैक्टर बन गया 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। इसका मतलब क्या है? इसे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 बार है तो वो बाहर आ जाएगा। 3 गुणा में इसे लिख देंगे 9, 3 गुणा में इसे लिख देंगे 9, क्योंकि ये 3 जो है कॉमन फैक्टर बना है। यहीं से ऐसे ही समझेंगे कि जब भी हम 3 की 3 बार गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 3 तिये 9, 9 तिया 27। तो ऐसा एक ही केस है जिसकी 3 बार गुणा करने पर वो 27 बना है। 6 कभी भी 3 नहीं बनेगा,
6 हमेशा 6 ही रहेगा, कितनी बार गुणा कर दो, इकाई का अंक 4, ठीक है। 4 या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा। 3 है तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये करते रहिए, पता नहीं कब उसका सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम यहीं से प्राप्त कर लेते हैं कि 3 बार गुणा होनी चाहिए भैया। ये तो हो सकता है 5 बार गुणा बन जाए, 5 बार हो जाएगी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, उसके इकाई का अंक निकालने के लिए हम गुणा करके देखेंगे उस संख्या के कोफैक्टर को 3 बार, जैसे कि अभी किया है, ठीक है। हमें पता है कि 3 तभी आएगा इकाई का अंक जब उत्तर जो है 27 बने, तो 3 की 3 बार गुणा करेंगे। 4 है, 4 चौके 16, 16 चौका 64, तो 4 है वो बन सकता है जब ये है, ठीक है। और ये तभी जब ये फुल सॉल्यूशन वाला होगा। यहाँ पे दिए हुए हैं तो सॉल्यूशन वाले ही हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई भी प्रश्न में दिक्कत आती है, आपत्ति आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि मैं आपको और भी गहराई से इस फैक्ट को समझा सकूं। सिखाना gnvmaths.com का मकसद है, सीखते रहना आपका मकसद होना चाहिए, ठीक है। हम तो सिखाते रहेंगे, आप नहीं सीखना चाहते फिर भी हम सिखाते रहेंगे। कोशिश यही है कि सिखाते रहें, और ये भी कोशिश है कि नए सीखने वाले भी सीखने की कोशिश करें। इट्स इंपॉर्टेंट, सीखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 की स्क्वायर, यानी कहता है कि 2 28 की स्क्वायर कर दीजिए और 29 की स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या आती है, संख्याएं आती है वो हमें बताइए। इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती है वो हमें बतानी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इनका स्क्वायर दिया गया है, 28 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर सोल्व करना है। पहले वर्ग, प्रश्न में वर्ग दिया गया होगा, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसका स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 784, और इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है 841, 841। जब 28 की स्क्वायर करेंगे तब बनेगा 784, 29 की स्क्वायर करेंगे तब बनेगा 841। इनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 9, कोई भी संख्या हो 1 से लेकर। अब इनके बीच में वो प्राकृतिक संख्या कितनी है? कोई बच्चे क्या करेंगे, 841 में से 784 को घटा देगा, घटा होने पर जो उत्तर आएगा उसे लिख देगा। गलत होगा, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है के बीच, क्या पूछा इसने? के बीच, यानी इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। एक तो पहले ही कट रहा है, 841 में से ये घटेगा तो एक संख्या तो पहले ही कट रही है। दूसरा है 841 माइनस में 784 और इसके भी माइनस में 1, ठीक है। जब इस एक को घटाएंगे तब इसका बीच का गैप सही हो जाएगा, यानी सिर्फ इसके बीच की संख्याएं रहेगी। 785 से लेकर 840 तक की संख्याएं, 785 से लेकर 840 तक की जो संख्याएं होगी वो ही इनके बीच की संख्या होगी, जो कि उत्तर हमारा 56 आता है। 56, यानी प्राकृतिक संख्याएं सारी जो है 56 है। इसे घटाने के बाद में आप देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालोगे? जब भी किसी भी संख्या के बीच की संख्या निकालनी हो ना, तो दोनों के गैप के अंदर -1 होगा। दोनों के गैप के अंदर या दोनों के माइनस के अंदर एक और माइनस होगा, तभी हम बीच की संख्या बताएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और तभी वो सही होगा। यानी ऑप्शन अगर ये ना होता, ऑप्शन 57 भी होगा, आंसर में ऑप्शन जो है 57 भी होगा। हम सोचेंगे 57 आ गया, नहीं, -1 करना जरूरी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न हमें उलझाने के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बोल दिया कि रूट के अंदर, वर्ग के अंदर हमें एक संख्या दी हुई है। पहली संख्या जो है वो है 256, वो भी रूट के अंदर है, और प्लस में होगा इसके रूट में 81, रूट में 81, और बोलता है कि इसका सॉल्यूशन बता दो भैया कितना आएगा। कई लोग है ना इसको कंफ्यूज होके सीधा ही वर्ग सॉल्व कर देंगे।
दोनों को जोड़कर, उत्तर आ जाएगा गलत। ठीक है, अब इसके अंदर भी तो वर्ग दिया गया है, इसके अंदर भी तो वर्ग दिया गया है। ठीक है, अब इस वर्ग को कैसे सोल्व करें? देखिए 256 जो है ना वो 16 की पावर 2 होती है, 16 गुणा 16, यानी इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास उत्तर आ गया कितना बाहर 16। 81 जो होता है वो होता है 9 में 81, इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास उत्तर आ गया 9, यानी इसका वर्गमूल तोड़ दिया हमने, इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तब 9 आ गया, इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तब 16 आ गया। उत्तर यहां बनेगा, अभी भी बकाया है 16 प्लस में 9 यानी √25। अब बच्चे क्या कराएंगे, बच्चे है ना सीधा जोड़ देंगे, 256 और 81 कितने हो गए, 6 और 1 7, 5 और 8 13, कैरी 1 3, 337 रूट। ऑप्शन में होगा, बिल्कुल होगा। और यहां पे आप मार खा जाओगे क्योंकि बिना रूट सॉल्व किए आप 337 कैसे कर सकते हैं इसे? ठीक है, 6 और 1 7, 8 और 5 13, कैरी 1 337। अब इसे बेसिक सॉल्व करेंगे ना आप। बेसिक मतलब आपको जो ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज जो बेहतरीन नॉलेज है, अंदर का नॉलेज है, आपको समझ है कि किसी भी टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है, वो नॉलेज यहां पे काम आएगा। 16 प्लस में 9 √25, और √25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 यानी 5 हमारा आंसर है। इसका आंसर कितना आया 5। सवाल क्या है 256 प्लस में 81 का रूट पे रूट। अब हम समझेंगे अरे भैया ये क्या ऐसा प्रश्न, इसका तो उत्तर ही √337 होगा क्योंकि बड़ा प्रश्न है। लेकिन बड़ा होना जरूरी नहीं है कि उसका उत्तर बड़ा ही आए। बहुत से बड़े बड़े प्रश्न करवाऊंगा जिनके उत्तर बड़ी छोटे छोटे आएंगे, जैसे कि ये है, और ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल। इसीलिए कहता हूं कि jnvmaths.com के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि हम इस क्लासेस को और भी बेहतरीन रूप से समझ सकें, नॉलेज को इसी तरह से बढ़ाते रहें। कुछ आप सीखेंगे, कुछ मैं सीखूंगा, और कुछ सीखेंगे देखने वाले और भी स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्हें आप शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1,23,00,000। 1,23,00,000 ये संख्या है, 1,23,00,000। इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखना है। संख्याओं का जब भी मानक रूप बोल दिया ना, तो आप हमेशा ही एक काम करोगे, छोटा सा, सिंपल सा, प्यारा सा, नन्हा सा, जो भी संख्या है उसके पहले पॉइंट पे डॉट लगा दीजिए, पहले पॉइंट पे दशमलव लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। जैसे कि मैं यहां पे लगा रहा हूं 1.23000000 हो गया ना, 1,23,50। ठीक है, अब इसे मानक रूप में लिखना है। अब देखिए यहां पे आपने क्या लगाया है, पॉइंट, दशमलव लगा दिया। आपने कितनी संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगाया है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 1.23। अब देखिए 23 मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, कितनी संख्याएं छोड़ के हमने दशमलव लगाया था? 7, 10 की पावर 7, 1.23 गुणा में 10 की पावर 7। ये इसका मानक रूप है। कोई भी संख्या का मानक रूप निकालना हो, पहली संख्या को छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, जितनी संख्याएं पीछे बच गई उनको काउंट कीजिए, गुणा में उतनी ही उसकी पावर लगा दीजिए, 10 की पावर 7। अब इसे ये भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की 7 बार गुणा, या फिर 1 करोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट है जो अगला प्रश्न आ रहा है, और मानक रूप के काफी प्रश्न आते हैं। निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा? एक बात बोलिए, संख्याएं मैं दे दूंगा, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे और उसमें इकाई का अंक जो है ना वो 6 होगा, ये बताना है। ऑप्शन जो है हमें दिए हुए हैं 3 8 यानी 38, सेकेंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 32 एंड फोर्थ ऑप्शन है 45। क्या करना है? इन संख्याओं का वर्ग यानी स्क्वायर करना है, पावर 2 करनी है। अब इनकी 38 की पावर 2 करेंगे, इसकी पावर 2 करेंगे, इसकी पावर 2 करेंगे,
इसकी पावर 2 करेंगे, यहाँ पे समझ आएगा, हम इकाई के अंक से देख लेंगे। 8 की पावर 2 होती है 8 8 64, 4 की पावर 2 4 चौके 16, 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 5 की पावर 2 5 5 25। हमें 1 सेकेंड के अंदर उत्तर मिल जाएगा। अभी 4 की पावर 2 16 होता है, इसका मतलब इसका इकाई का अंक 6 होगा, उत्तर आ जाएगा 24। हमें करने की जरूरत नहीं होगी। जब मैं कहता हूं कि 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, 30 तक हर संख्या का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में तो इकाई के अंक में तो 1 से लेकर 10 तक आने चाहिए, यानी 0 तक, 0 to 1। जिसको 0 to 1 पता है ना कि इसका इकाई का अंक स्क्वायर में क्या होगा, उसे और संख्याओं का स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि 1 की पावर 2 हमेशा ही इकाई का अंक 1 होता है, 2 की पावर 2 4, इकाई का अंक 4, 3 की पावर 2 इकाई का अंक 9, 4 की पावर 2 इकाई का अंक 6 यानी 16, 5 की पावर 2 यानी 25 इकाई का अंक 5, 6 की पावर 2 6 6 के 36 इकाई का अंक 6, 7 की पावर 2 इकाई का अंक 9, 8 की पावर 2 इकाई का अंक 4, 9 की पावर 2 इकाई का अंक 1। ठीक है, 0 में तो 0 ही होता है। अब इन संख्याओं को कितना ही बना दीजिए, इकाई का अंक हमेशा ही ये रहेगा। अगर इकाई के अंक में ये संख्याएं है, इनके इकाई के अंक में 8 है, तो इसका मतलब 8 8 64 ही, इकाई का अंक 4 ही आएगा, चाहे संख्या करोड़ों में हो, अरबों में हो, लाखों में हो, या 2 अंकों की हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इन फैक्ट को समझना है। ऐसे फैक्ट को समझोगे तभी तो नवोदय में सिलेक्शन होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि नवोदय को आम एग्जाम, आम एंट्रेंस एग्जाम न समझे। नवोदय बड़ी औंधा चीज है। नवोदय एक ऐसी संस्था है जहां पे बच्चे जब जाते हैं, उससे निकलने के बाद सक्सेस होना लाजमी है। सक्सेस आप होंगे। कोई IAS IPS या कहीं भी जाके ऑफिसर देख लीजिए, कहाँ से पढ़ी हो भैया, यार नवोदय में सिलेक्शन हुआ था, वहीं पढ़ा था। कहाँ? पांडुचेरी में हुआ था। अच्छा, IPS नवोदय से। इनका एजुकेशन सिस्टम इतना है, उनको टाइमिंग बनानी आती है कि कैसे पढ़ा जाता है, उनको ये आता है कि कैसे स्ट्रेस खत्म किया जाता है। और स्ट्रेस ही तो रहता है दिन भर। एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तो स्ट्रेस होगा कि हाय होगा या नहीं होगा, कहीं नैया ना डूब जाए। तो नैया ये सोचने से तो डूब ही जाएगी कि कहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सोच लीजिए कि हाँ होगा, हम पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा, और आप अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे। स्टडी पे जब फोकस करोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVmaths.com के साथ। JNVmaths.com मतलब JNV का मैथ की क्लासेस, और JNV की मैथ क्लासेस मतलब सिलेक्शन भी पक्का वाला करवाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। कभी भी अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, रट्टाफिकेशन करते हैं, इट मीन्स आप नहीं पढ़ रहे, समय की बर्बादी कर रही हैं। इससे अच्छा क्रिकेट खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए, यहाँ तक कि फुटबॉल, हॉकी, बहुत से अलग अलग खेल हैं, वो खेल लीजिए। उसमें समय की तो बर्बादी नहीं होगी। उसमें ऐसा तो है कि हम कुछ ना कुछ स्टेमिना जो है गेन कर रहे हैं, हमारे शरीर को तो तपा रहे हैं। लेकिन मैथ में शरीर को तपाने का मतलब है उस चीज का बेसिक समझना, उस चीज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझ लेना। तभी तो मैथ का पढ़ना होता है, वरना नहीं होता है। अभी करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि नवोदय सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज का प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, यदि एक रिक्शा 1 घंटे में 110 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रिक्शा है हमारे पास, और रिक्शा वाला क्या कर रहा है, भैया चला रहा है, हम पीछे बैठे हैं, हमें जाना है 10 किलोमीटर दूर। हमने देखा कि अरे भाई ये तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर आ गया, यानी वो 1 घंटा यानी 1 आवर्स के अंदर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। वाह भैया वाह। लेकिन ये हमने क्या सोचा, या इसने इसकी एवरेज निकालनी है, तो हम करेंगे कि अगर वो इसी गति से चले तो 1 मिनट में कितना चलता होगा।
1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता होगा, वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए जब भी मिनट की बात हो जाती है ना, तो ये घंटा शब्द है ना, जो आवर शब्द है उसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको भी क्या कर दीजिए, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अब क्या करेंगे, इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये आ गया भैया 60 मिनट बराबर। अगर घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर डियर स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर जो होता है ना वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है ना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, समझना मतलब कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना, करना मतलब करना ही होता है। 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसका हमें अभी कोई यूज में नहीं है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। ये वही चीजें हैं जो हम करते आए हैं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर, और वही चीजें तो पूछेंगे भैया, और कहीं बाहर से थोड़ी लाएंगे। देखिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 10 किलोमीटर मतलब 1000 के साथ उसकी गुणा हो गई कितना, 10,000 मीटर, यानी वो 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 10,000 मीटर। हम क्या कर देंगे, 1 मिनट में निकाल देंगे। 1 मिनट में निकालने के लिए ये 60 क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 10,000 बटा में 60, और ये क्या कन्वर्ट हो गया, मीटर में उत्तर कन्वर्ट हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, यानी ये आ जाएगा 500 बटा 3 मीटर दूरी जो है वो भैया 1 मिनट में तय कर रहा है। 1 मिनट में 500 बटा 3 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है, और वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। हमें हमारे स्टेशन तक पहुंचा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर आ गए और सो गए। हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हर चीज को मैथ बनाना होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं उसको भी मैथ बनाना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे वाला प्रश्न जो नवोदय में कई बार पूछा गया है, ये भी कई बार पूछा गया है, और जब कई बार पूछे जाते हैं ना तो उसके रिलेटेड प्रश्न बनाए ही जाते हैं, उसके रिलेटेड प्रश्न बनाए ही जाते हैं, और हमें समझना चाहिए कि इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ओके नेक्स्ट, अब क्या होगा, एक निधि नाम की लड़की है, निधि नाम की लड़की है, और वो 500 रुपए की एक बुक खरीदती है। निधि ने क्या किया, बुक शॉप पे गई, ये बुक शॉप है, बना लिया, इसको अभी बना लेते हैं। ये बुक शॉप है, इसका नाम ले देते हैं राजा बुक शॉप। राजा बुक शॉप के ऊपर जाती है निधि, ये रही निधि। निधि ने क्या किया, बोला कि मुझे एक बुक चाहिए, उसने वो बुक परचेज कर ली, और वो बुक परचेज करने के लिए या उसे खरीदने के लिए उसका मूल्य था 500 रुपये। 500 रुपये मूल्य था, वो रेट था, लेकिन उस 500 रुपये की रेट के ऊपर 12% जो है ना, 12% जीएसटी लग दी। यार 12% क्या लगी, जीएसटी लग गई। एक तरह का टैक्स होता है, गुड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी लग गई। अब वो बुक पूछ रहा है, यानी हमारा ये प्रश्न है, ये भैया बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, ये पूछ रहा है, यार देखो निधि बेटा बात ऐसी है, मुझे पता नहीं है 12% जो है जीएसटी लगता है, अब तुम सोच के बताओ कि मुझे कितने पैसे आप देंगे। अब निधि ने सोचा कि अरे मैथ तो स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, चलो भैया से पूछते हैं। अब निधि का आ गया फोन कि भैया मेरे पास आ गया। मैंने कहा हाँ बोलो, मैंने एक बुक खरीदी है, उस पर 12% जीएसटी लगा। अच्छा कितने की होगी, देखते हैं, अभी देखते हैं। उस बुक का जो मेन प्राइस था ना वो था 500 रुपये। कितना था, 500 रुपये। कितना रुपए, 500 रुपये। उस पर लगी है 12% जीएसटी, यानी 500 प्लस में 500 रुपये के ऊपर लगी 12% जीएसटी, यानी 12% को हटाने के लिए बटा में 100 लगा दीजिए, यहां से 0 से 0 कट गई। 12 5 कितने होते हैं, 60, और 60 और 500 कितने हो गए, 560 रुपये हो गए। मैंने कहा निधि को ऐसा कर 600 रुपये दे दे, दुकानदार आपको 40 रुपये अपने वापस दे देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ऐसी डेफिनेशंस बहुत आ जाएगी, स्टेटमेंट बहुत आ जाएगी। स्टेटमेंट देखिए क्या है इसकी, यदि निधि 500 रुपये मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है तो उसका जीएसटी 12% होगा, तो उसके द्वारा दिए गए पैसे कितने हैं, हम अपने तरीके से समझेंगे। भाई निधि गई शॉप पे जाने के बाद में 500 की बुक थी और उस पर बोला 12% जीएसटी लगेगी। अब देख लो कितने की होगी, हमने देख दिया अभी, हाँ अंकल जी 560 रुपये की होगी। अब निधि तो है ईमानदार,
वो ऐसा नहीं कहेगी 530 हो गए, वो ऐसा ही कहेगी 560 हो गए। अगर हम होते तो कुछ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, 10 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बहुत बार बताया इसके बारे में। जब भी हमारे पैसे एक साल में साधारण ब्याज के रूप में बन जाते हैं कि टोटल इतने रुपए हो गए आपके, उस पैसों के ऊपर बाद में उसका टोटल बनाया जाता है और उनके ऊपर हमारा दोबारा से ब्याज शुरू होता है, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी पैसे यानी मूलधन जो हमारा पहले लिया हुआ पैसा था उसमें जो ब्याज जोड़ा जाएगा वो टोटल बनेगा, फिर दोबारा अगले साल या अगले 3 महीने जो भी जैसे भी हम शेड्यूल से ब्याज पे पैसे लेते हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, अब कहते हैं मान लीजिए कि आपने 10 रुपये लिए, आपने 10 रुपये लिए अपने मित्र से और उस पर आपके मित्र ने बोला भी 10% दर लूंगा मैं, यानी रेट इसका क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका, 10% है। इसके साथ साथ इसने बोल दिया कि ठीक है ले लो, हमने कहा 2 साल में वापस देंगे फिर आपको। 2 साल बाद में वो जो पैसे हैं वो वापस देने हैं। ऐसे केस में एक बात ध्यान से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज कोई ऐसा वैसा ब्याज तो है नहीं, लोग बन जाते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। तो ऐसे ब्याज को करो भी बड़ी डीपली से, नॉलेज से, लेकिन छोटे तरीके से। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटा में 100 और इस सारे की पावर समय, और इसमें फिर से घट जाएगा मूलधन। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये ब्याज बन गया और ये टोटल के साथ ब्याज बन गया, उसमें से मूलधन निकाल दीजिए, हमें पता लग जाएगा ब्याज कितना है। अब 2 वर्ष में वो कितने पैसे देगा वो तो बताना ही बताना है, और वो ब्याज कितना दे रहा है वो भी बताना है। ब्याज भी बताना है कितना देगा और टोटल पैसे कितने देगा वो भी बताना है। दोनों चीजें करेंगे हम। अब आप अपने दोस्त को कितने पैसे देंगे देखिए, यहां पे मूलधन आपने कितने रुपए लिए अपने दोस्त से, 10 रुपए, गुणा में 1 प्लस में कितने प्रतिशत, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, दर कितनी थी, 10%। 10 बटा में कितना है, 100, समय कितना है, 2 साल, ऊपर पावर 2 लगा दीजिए, मूलधन कितना है, 10 घटा दीजिए। 10 गुणा में यहां से 0 से 0 कट गया, ये बचा 1 प्लस में 1/10। अब आपको पता है ना क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। हाँ लघुत्तम, एलसीएम, वही मित्र लेंगे तब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 गुणा में 1, 10 प्लस में 1, 11/10। पावर कितनी है इसकी, 2, तो 2 बार लिख दीजिए। माइनस में कितना है, 10 है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए 11/10 गुणा में 11/10, माइनस में 10, इस 10 से 10 कट जाएगा। 11 गुणा में 11 होता है 121, 121 बटा में कितना आ गया, 10, माइनस में कितना है, 10। लघुत्तम लेंगे 1, ठीक है, लघुत्तम क्या लिया, 1 लघुत्तम लेते ही 10 से 10 100 हो गया, 21 रुपये आ गया। 21 जो है रुपये जो है इसमें आ गया 21 बटा में 10, ये आ गया 21 बटा में 10। सोल्व करेंगे तब कैसे, लघुत्तम लेंगे, इधर इसकी गुणा इधर इसकी गुणा, 121 माइनस में 10 गुणा में 10, 100 बटा में लघुत्तम कितना था, 10 था, 121 में से 100 गए, 121 में से 100 गए, 121 में से 100 गए, 21, कितना आ गया, 21 बटा में कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारा उत्तर है। अब इसे सही तरीके से करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1, यानी वो 2.1 रुपये जो है वो ब्याज के रूप में दे रहा है। किस ब्याज के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। कितने रुपए दे रहा है, 2.1 रुपये। यानी टोटल कितने रुपए दे रहा है, 10 और 2.1 12.2 रुपये। कितना दे रहा है, 12.10, यानी 10 पैसे। कुछ भी लगा दीजिए, 0 पीछे लगी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है, पैसों को काउंट डबल डिजिट में करेंगे, पॉइंट के बाद 0 आएगा, क्योंकि 100 बनने के बाद में तो वो 3 रुपये हो जाएगा, 99 तक चलता ही रहेगा दशमलव। ओके, तो ये था एक सिंपल सा प्रश्न। टोटल पैसे कितने देगा डियर स्टूडेंट्स, टोटल पैसे यही हैं, इसको घटाना मत,
ये टोटल पैसे आ जाएंगे 121/10 यानी 12.10 रुपये जो मैंने निकाला है। अगर टोटल पैसे निकल जाए तो यहीं खत्म हो जाएगी ना बात। ये सारा फॉर्मूला यहां तक तो है, टोटल कितने पैसे देगा, यानी इसे बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जो कुल पैसे हैं ब्याज के प्लस में मूलधन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था थोड़ा सा फैक्ट जो हमें समझना है। हम फैक्ट के तरीके से सवालों को समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 63 यानी 63 z² y³ x 63 z² y³ x, ये एक संख्या है, हमें दे दिया नंबर है, ठीक है संख्या है। इसमें से अखंडनीय गुणनखंड क्या होगा? अखंडनीय मतलब इसके खंडन करने के बाद में जो अखंडनीय गुणनखंड बनेगा, यानी अलग अलग टर्म्स जो बनेगी वो हमें बताना है। इनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो है 9z² y³ and x, दूसरा है 6z², सॉरी 9z² 7y² इंटू 2x। थर्ड ऑप्शन है 9z² 7x इंटू 7x इंटू y²। एंड लास्ट फोर्थ आंसर जो है 3z² गुणा में 7y² गुणा में 3y³, सॉरी 7x 3y², ये क्यूब में थी, ओके। बहुत बार पूछा गया है नवोदय में, बहुत बार। अब ऐसे अखंडनीय गुणनखंड, ये ऑप्शन ए बी सी एंड डी दिया हुआ है। अब इसे कैसे करें भैया? हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को छोड़ देंगे, जो टर्म्स एक्स वाई जेड में उनको छोड़ देंगे, और जो टर्म कांस्टेंट टर्म जिसे हम बोलते हैं 63, इसके निकाल देंगे गुणनखंड। 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 साते 21, ये इनके गुणनखंड है। क्या इन ऑप्शंस में ये तीनों गुणनखंड मिल रहे हैं? पहले ऑप्शन में नहीं है, गलत, नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन में 7 है, 2 है लेकिन 3 नहीं है, सारी संख्या होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन में 9 है, तो 9 तो है ही नहीं, इसमें क्लियर कीजिए इसको, क्योंकि ये बन सकता है, उत्तर बन सकता है, ऐसी संख्या बन सकता है ये। ठीक है, 7 में 63 z² x y³ हो गई, लेकिन जो भी टर्म्स है वो नहीं मानती, वो कहते हैं अखंडनीय गुणनखंड। इसका खंडन और हो रहा है ना, इसका खंडन हो रहा है, 3 से 3 गुना करने से 9 का बन रहा है, खंडन हो रहा है। नेक्स्ट है 3 ये रहा, 7 ये रहा, 3 ये रहा, यानी ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहां समझना क्या है, अखंडनीय गुणनखंड क्या होता है वो समझना है। अखंडनीय गुणनखंड ये आएगा, जिसके खंड करने के बाद में, जिसको तोड़ने के बाद में कोई और टूटता हुआ शब्द, अंक, सॉरी शब्द नहीं, अंक बने ही ना, जिसे तोड़ने के बाद कोई तीसरा, दूसरा या दूसरा ही अंक बने ही ना, ऐसे संख्याओं को कहते हैं अखंडनीय गुणनखंड, ऐसे नंबर्स को। ठीक है, यानी 3 का कोई तोड़ नहीं है, 3 का कोई तोड़ नहीं है, 7 का कोई तोड़ नहीं है, यानी इसको और तोड़ के नहीं बना सकते, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं अखंडनीय गुणनखंड, जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। और ऐसे प्रश्न अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे और बहुत से पूछे जाएंगे, जो कि आपको करने होंगे।
यानी यहाँ पे 63 है तो वहां पे कुछ और हो जाएगा, ये भी केस बनेगा, ठीक है। और जब कुछ और हो जाएगा तो उसके भी इसी तरीके से गुणनखंड निकालने हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी संख्या में 30% वृद्धि कर दी जाए, कोई संख्या है उसमें 30% वृद्धि कर दी जाए और बोलता है बाद में उसमें 30% कमी कर दीजिए। पहले 30% वृद्धि की और जो संख्या बन गई उसमें 30% की कमी कर दीजिए। अब ये पूछता है कि उसमें जो संख्या चेंज हुई है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, ये हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं आपको कैसे है। माना हमने कि वो संख्या 100 है, क्या है 100 है। अब कहता है कि इसमें 30% की वृद्धि कर दो। पहले तो क्या कर दो, पहले तो वृद्धि कर दो कितनी, 30% की। अब 100 में 30% यानी 130, यानी 100 गुणा में 30 बटा में 100, ये तो बन गया 30, यानी 30 प्लस में 100 बराबर 130 हो गया। अब कहता है जो संख्या बनी है 130, इसमें 30% की कमी कर दीजिए। 130 गुणा 30 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 13 थी 39, 13 थी 39, ये इसकी संख्या नंबर आ गया। अब ये 39 जो है ना वो 130 में से कम हो गया, ये आ गया 91 माइनस कर दीजिए, 130 में से 39 गया 91 आ गया। अब कहता जो संख्या आई है ना हमारे पास लास्ट में, उस संख्या को मद्देनजर रखते हुए बताइए कि जो पहली संख्या थी उसमें कितना फर्क पड़ा है, कमी हुई है प्रतिशतता में या नुकसान हुआ है। हमें पता है कि 100 में से 91 संख्या बन गई या 91 नंबर बन गया या रुपए बन गए, वो बन गए सारे 9 माइनस होने के बाद में। अब 100 में से 9 रुपए का फर्क पड़ गया या 100 अंकों में से 9 अंकों का फर्क पड़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। कमी कितनी हुई है, 9 की हुई है। 100 में से 9 क्या है, 100 का कितना पार्ट है, 9% तो ही है, 9% की इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है, jnvmaths.com आगे ही खड़ा है आपके, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक अलग तरीके से सब क्लासेस जो है पेश हो जाएगी। लेकिन पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे इसका मतलब आपका पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है, क्योंकि रट्टाफिकेशन 1 महीने 1.5 महीने चल सकता है और फिर कभी एग्जाम में जाओगे तो भैया पूछना पड़ेगा, अरे यार पहली लाइन बता दे बाद में तो मैं कर दूंगा। जब बात आ जाती है ना कि पहली लाइन बता दे बाद में मैं कर दूंगा, इसका मतलब आपने रट्टाफिकेशन जो है कर रखी है। और रट्टाफिकेशन किसी भी चीज का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड अदर्स, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सॉल्यूशन नहीं है। रिश्तेदारों को अगर याद करोगे रट्टाफिकेशन से, एक पेज पे लिख लोगे कि हाँ ये मेरा जीजा है, ये मेरा साला है, ठीक है, ओके ओके, ये मेरा मामा है, ये फूफा है, ये दूर वाले फूफा है, कितनों को याद कर लोगे आप, भूल जाओगे। लेकिन उन्हीं रिश्तेदारों से मिलोगे तब आप समझ जाओगे कि हाँ ये वो है, ये वो है, हाँ ये वो है, ये वो क्या है, वो कोई फूफा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दूर का रिश्तेदार है। लेकिन वो याद कब होगा, जब उनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, जब उनसे मिलेंगे, वो बताएगा हाँ ठीक है ये बुआ का लड़का, ठीक है, हाँ समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना उसे कहते हैं। ओके, आज के लिए jnvmaths.com में इतना ही, लेकिन जल्द ही होगी एक नई क्लास के साथ मुलाकात। जय हिंद, जय भारत। है वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं jnvmaths.com के साथ। आज हम नवोदय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इस क्लास में या इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप का करने वाले हैं। हर वीडियो के अंदर हम एक ही चैप्टर के अलग अलग प्रश्नों को लेते थे, लेकिन अभी अलग अलग चैप्टरों के एक एक प्रश्न ले रहे हैं। यानी आपको इसमें समझ में आने वाली क्या बात है, हर प्रश्न में आप नया बेसिक समझेंगे, और नया बेसिक समझना मतलब नवोदय के और नजदीक जाना। तो आज का प्रश्न करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, यदि x अनुपात y बराबर है 3:2, ठीक है, तो उस केस में अनुपात जो है 2x की पावर 2 + 3y स्क्वायर, या अनुपात में 3x² - 2y
स्क्वायर अनुपात जो है, इनका अनुपात जो है वो किसके बराबर बनेगा, इनका अनुपात जो है वो किसके बराबर बनेगा, ये हमें याद करना है। यहाँ पे क्या कौन सा साइन है, यहाँ पे अनुपात का साइन है, यहाँ पे अनुपात का साइन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें जो x अनुपात y है 3:2 के बराबर दिया हुआ है। अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी इसका मतलब है x बटा में y बराबर 3/2, x बटा में y बराबर 3/2। इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू हम याद कर सकते हैं, ये y इधर गुणा में है, सॉरी भाग में, उधर जाके गुणा में, यानी x की वैल्यू आएगी 3/2 गुणा में y, 3/2y। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू हमारे पास है तो भैया कुछ नहीं चाहिए, काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहां पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो इक्वेशन दिखा रखी है कि ये अनुपात किसके बराबर आएगा वहां पे हम रख देते हैं। यहां पे सबसे पहले 2 है तो हम 2 को नीचे रख देते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू कितनी है 3/2y, x की जगह वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x की वैल्यू को रख देते हैं। क्या वैल्यू है 3/2 और इसकी y की पावर 2, 3/2 इंटू वाई, सॉरी इंटू वाई, 3/2 इंटू वाई, और यहां पे x की पावर 2 मतलब इस टर्म की पावर 2, जो x की जगह वैल्यू रखी जाएगी उसकी भी पावर क्या होगी 2 होगी। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे क्या दिया हुआ है बीच में प्लस में 3y की पावर 2, जैसा था हमने वैसा लिख दिया, बस x की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट अनुपात, ये बीच में जो है वो अनुपात दिया हुआ है, हमने वैसे के वैसे रख दिया। 3 गुणा में x की वैल्यू फिर पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है 3/2y, हमने लिख दिया इसके ब्रैकेट में 3/2y, और इस सारे की पावर y की कितनी है 2, तो हमें इसकी भी पावर कर देनी है 2, सॉरी x की। अब माइनस में क्या है इसके 2y की पावर 2, जैसा था हमने वैसा का वैसा लिख दिया, कोई भी चेंजेस नहीं की, हमने खुद के अंदर ही चेंजेस की है, इसके अंदर नहीं की। ठीक है, अच्छा आगे क्या आया, नेक्स्ट स्टेप जब होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछता है, या बराबर में इसको 0 भी रख सकते हैं, लेकिन अनुपात दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात क्या आएगा। इसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये 2 यहां पे पड़ा है गुणा में, इस ब्रैकेट को जब सोल्व करते हैं तो 2 की हर चीज की पावर कितनी है, यहां पे 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9, बटा में 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, 2 गुना 2 4, इसमें y की पावर भी क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, प्लस 3y की पावर 2 बड़ा अनुपात में 3 यहां पे गुणा में है, इसे सोल्व करते हैं तो 3 की पावर 2 यानी 3 3 9, 2 की पावर 2 मतलब 4, y की पावर 2 क्योंकि गुणा करेंगे तो y की पावर 2 आएगी, माइनस में 2y की पावर 2। हमने कुछ नहीं किया, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसे सॉल्व कर दिया। आगे इसने पूछा है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, यानी इसे सोल्व करने के बाद में क्या आएगा, हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप, 9 दूनी 18 होता है, पर उससे पहले एक बात को और क्लियर कर लेते हैं। यहां पे अलग अलग टर्म करके देखेंगे ना, वो 4 टर्म बनती है। 2 गुणा में 9/4 वाई स्क्वायर, प्लस में 3 वाई स्क्वायर, अनुपात 3 गुणा में 9/4 वाई स्क्वायर, या माइनस में 2 वाई स्क्वायर। यहां पे सभी जगह देखेंगे तो कॉमन जो है वो वाई स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे वाई स्क्वायर कॉमन लिया, ये आया 9 दूनी 18/4, वाई स्क्वायर तो कॉमन था, यहां पे बच गया प्लस का साइन, वाई स्क्वायर कॉमन है, यहां पे बच गया 3। क्लियर है डी स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी टर्म वैसे की वैसे आ गई। प्लस में सॉरी अनुपात में यहां पे वाई स्क्वायर भी कॉमन आया है, अनुपात आगे क्या आएगा, ब्रैकेट खोलने के बनाने के बाद 9/4, वाई स्क्वायर तो कॉमन है, 3 की 9 के साथ गुना, 9 3 27/4, माइनस में 2 वाई स्क्वायर क्या है कॉमन। अब ये देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट्स, बटा, मैंने अभी यही बताया था, बटा का मतलब सेम टर्म जो है कट जाएगी, इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 4, यानी 4 3 12, 12 प्लस में 18 30/4, अनुपात
यहां पे करके देखेंगे तो 4 दूनी 8, 27 में से 8 गए 19/4। अनुपात में बटा में बराबर संख्या दे रखी है, कौन कौन सी? 4 और 4, इनको काट दीजिए। 30/4 उत्तर आ जाएगा। 30/19, 30/19 उत्तर आ जाएगा। देखिए 30/4 अनुपात का मतलब भी क्या होता है? बटा होता है, यानी 19/4। इस क्रम को कैसे लिखेंगे? 4/19, यानी उत्तर आएगा 30/19, यानी 30/19। ये हमारा आंसर है। समझना क्या था? समझना सिर्फ इस बेसिक को था कि ये पूछना क्या चाहता है और करना हम क्या चाहेंगे। डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारी सोच से, हमारी प्रैक्टिस से। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जब देखेंगे कि अरे भाई इतना बढ़िया या बड़ा एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, देखने में अजीब है लेकिन करने में अजीब नहीं है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अगर होती है ना, करते जाओ हल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आ जाएगा। ये देखिए फल आ गया, 30/19 इसका उत्तर आ गया। हम क्या कर रहे थे? करते जा रहे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न। फैक्ट को समझना जरूरी है, पूछ क्या रहा है उसको समझना जरूरी है, नवोदय में सिलेक्शन होना जरूरी है। जो भी चीजें जरूरी है उन पर फोकस करना भी जरूरी हो जाता है, उन्हें गहराई से समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर हम सोचें कि सिलेक्शन होना चाहिए, पढ़ हमारा पड़ोसी लेगा, तो कैसे होगा भैया? पड़ोसी पढ़ेगा तो पड़ोसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, हमें ही पढ़ना पड़ेगा, हर कार्य हमें ही करना पड़ेगा। दूसरों के करने की उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे तो वो दूसरे कर लेंगे, फिर हमारी क्या जरूरत है? दूसरे को भी तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये संख्या पद्धति से लिया गया है, सबसे बढ़िया चैप्टर से। ठीक है, देखिए 1/2 अनुपात, सॉरी अनुपात नहीं है, भाग 1/3 का 1/4 प्लस 2/3 गुणा 3/4 डिवाइड 1/2 माइनस 5/6। अब ये देखने में थोड़ा बड़ा सवाल है, अटपटा है, लेकिन जैसे बोर्ड मास रूल आता है ना, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। और जैसे बोर्ड मास रूल नहीं आता है उस भैया को तो उत्तर मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है कि मेरी तरह से चलोगे या मेरे कहने पे चलोगे तो उत्तर आना आसान हो जाएगा। अब ये बोर्ड मास रूल क्या होता है, सबसे पहले उसे देखते हैं। बोर्ड मास का कहना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे आप। जो भी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, बड़ा, छोटा, फिर उससे बड़ा या सबसे बड़ा। सबसे बड़ा रुपया होता है वैसे तो, कहने में ऐसा आता है। सबसे पहले इसे सोल्व, फिर इसे सोल्व, फिर इसे सोल्व। ये ब्रैकेट को सोल्व करने का नियम होता है पहला। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ऑफ, इसे हिंदी में बोलते हैं का, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। का को पहले सोल्व किया जाएगा, कुछ भी हो जाए, उसके बाद में डिवाइड, यानी उसके बाद डिवाइड सोल्व किया जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व किया जाएगा, उसके बाद एडिशन सोल्व किया जाएगा या ऐड, इसके बाद में सब्ट्रैक्शन यानी घटा। अब यहां पे का क्या होता है? का एक्चुअल में मीनिंग तो गुणा ही होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गुणा ही होता है, लेकिन इसको पहले किया जाएगा और जो गुणा होती है उसको भाग के बाद में किया जाएगा। यानी ये भाग और इस भाग और इस भाग और गुणा और इस गुणा में फर्क है। सबसे पहले इस गुणा को सोल्व किया जाएगा, फिर इस भाग को सोल्व किया जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों को एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस तरह से टर्म्स दी होगी, अलग अलग टर्म्स दी होगी, उन्हें सोल्व कर सकते हैं। टर्म्स को अलग अलग समझने के लिए प्लस का साइन देखिए, जैसे कि अभी हम देखेंगे। देखिए, इस संख्या को खत्म करने के लिए यहां पे पहली टर्म बनाई, ये प्लस आ गया। यहां से ये संख्या स्टार्ट हुई, यहां पे प्लस आ गया। 3 टर्म्स हैं इसमें। जब तक प्लस ना आए ना, माइनस ना आए, दोनों साइन, तब तक वो एक ही टर्म है और उसे
नियम के मुताबिक करना पड़ेगा, उसमें आप नियम में भंग नहीं कर सकते, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 1/2 भाग है, पड़ा रहने दीजिए। 1/3 का मतलब है 1/4 गुणा। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे आप प्लस में। अब यहां पे इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तब क्या होगा, 2/3 वैसे के वैसे पड़ा है, गुणा में इसे जब सोल्व करेंगे तो इसे गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। ये किस में है बेटा, भाग में है, यानी इसे लिखेंगे इस स्टेप से 3/4। ये भाग का साइन गुणा में हो गया, ये 2/1 हो गया। जब भी भाग के साइन को चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टर्म को उल्टा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये आ गया 3/2, 2/3 और ये आ गया 3/2। इस टर्म को सोल्व करने के बाद में माइनस में 5/6 पड़ा है, तो हमने लिख दिया कि पड़ा है 1/2। इस भाग को पड़ा रहने दीजिए, इसे गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 3 चौके 12, प्लस इसे सोल्व करते हैं क्योंकि अलग टर्म है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, माइनस में आ गया, ये 1 बन गया, ये क्या बन गया, 1 बन गया, प्लस में 1, माइनस में 5/6, माइनस में 5/6। ठीक है, नेक्स्ट है ये 1/2 और ये भाग का साइन गुणा में करने के लिए इसे 12/1 लिख दिया, प्लस में 1 पड़ा है, माइनस में 5/6। ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 छिके 12, यानी 6 और 1 7, ये आ गया 7 माइनस में 5/6। 7 माइनस 5/6 को हम सोल्व करेंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, 6 7 42, माइनस में 5/6। 42 में से 5 गए, कितने बचते हैं डियर स्टूडेंट्स, 42 में से जब 5 जाते हैं तब बचते हैं 37/6, 6 छिके 36, 1 बच गया 37, 6 सही 1/6, 36 37/6 भी सही है, और इसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी हम लिख सकते हैं 6 सही 1/6। डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे करना चाहते हैं, सही तरीके से या फिर करना चाहते हैं। करने का मतलब करना होता है और सही का मतलब सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ही है, वो एग्जाम की दृष्टि में पूछे जाते हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न ही मैं आपको करवाता हूं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्गमूल वाला। ठीक है, देखिए वर्गमूल में या स्क्वायर रूट में हमें संख्या दे रखी है 424, फिर इसके अंदर फिर से रूट लगा है 271, फिर इसके अंदर फिर रूट लगा है 324। कहता है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाइए, फिर तो हम आपको माने, लेकिन हम तो मानने वाले हैं नहीं, हमको तो मानना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम छोटी वाली टर्म्स में जाएंगे, 324। अब हम पता करेंगे कि 324 जो है किस संख्या का वर्ग है, तभी तो वो नीचे वाली छोटी वाली संख्या को निकाल पाएंगे। जैसे कि हमने सोचा कि क्या ये 18 की वर्ग हो सकती है, इसका मतलब हम गुणा करेंगे 18 गुना में 18, 8 8 यानी 8 गुना 8, आठू आठू बोलते हैं हरियाणा में, 8 8 बोलते हैं, 8 जाया 8 बोलते हैं, कई तरीके से इन्हें बोला जाता है। इंग्लिश में 8 के हिसाब से बोलते हैं, यानी 2 8 जा या फिर 8 8 जा। ठीक है, यानी 8 8 64, 6 कैरी, 8 एकम 8 और 6 14, ये बचा 18। ये आ गया भैया आपने जो सोचा था वही, 8 और 4 12 का दुआ, कैरी 1 3, 324 यही तो है। यानी इसकी जगह हम 18 लिख सकते हैं। स्टेप के हिसाब से ही चलेंगे, 424 है तो 424 प्लस में 271 है, और इसके अंदर जो ब्रैकेट था इसे सोल्व कर दिया, उत्तर कितना आया था 18। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 424 को लिखते हैं, प्लस में 271 प्लस में 18 289,
और ये डियर स्टूडेंट्स 289 जो होता है, 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। इसकी जगह आ गया 17, यानी 424 प्लस में 17, ये कितना बनेगा भैया? ये बनेगा 441, और 441 जो होता है ना वो 21 का स्क्वायर होता है, यानी इसके आंसर जो बनेगा वो 21 बन जाएगा। अब देखिए कैसा प्रश्न और कैसा छोटा सा प्यारा सा उत्तर। तो ये छोटा सा प्यारा सा जो उत्तर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो वो निकाल पाएंगे अपनी प्रैक्टिस से। तो हर बार मैं हर वीडियो में कहता हूं कि प्रैक्टिस जो है वही सब कुछ है। प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट निकालने वाले हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं और कुछ फ्री में भी दे देंगे, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वेबसाइट में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स टाइप तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये प्रश्न बहुत कम बच्चे समझते हैं और बहुत बार समझाया है मैंने कि ऐसे प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं। प्रश्न देखिए, 73 का क्यूब 73 की पावर 3 प्लस 53 की पावर 3 बटा में 73 गुणा में 73 माइनस में 73 गुणा में 53 प्लस में 53 गुणा में 53। अब बच्चे बोलते हैं सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एग्जाम के लिए ही 2.5 घंटे होते हैं, इसे सोल्व करने लग गए तो 2.5 घंटे तो इसी में चले जाएंगे। लेकिन यही तो कहता हूं कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए ये प्रश्न कुछ नहीं। देखिए कैसे नहीं, 73 को एक बार छोड़ दीजिए कि 73 कुछ है। हम लिखते हैं a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3। इसका एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? a प्लस में b इंटू a की पावर 2 माइनस में ab प्लस में b की पावर 2। ये फॉर्मूला होता है। क्या ये फॉर्मूला यहां पे लागू हो रहा है? देखिए ऊपर है a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, ये रहा। फिर में a की पावर 2, ये रहा। a गुणा b माइनस में ये रहा। b गुणा में b यानी 73 गुणा 73 की पावर 2, b की पावर 2, ये रहा। जब ये सब है और ये इस संख्या के बटा में, यानी यहां से आके यहां ये बटा में रह गया, तो ये जब बटा में आ जाता है यहां पे क्या रहता है? a प्लस में b, a प्लस में b रहता है। जब इसे हम बटा में लिख देते हैं उत्तर क्या आएगा? a प्लस में b, 73 प्लस में 53, 7 और 5 12, 3 और 3 6, 126 इसका आंसर है। तो इतना आसान प्रश्न मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा। हाँ, इससे आसान आपने देखा होगा 2 प्लस में 2 या 6 प्लस में 9, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 9 15। लेकिन ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जिस बेस में, जिस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, और मैंने इस प्रश्न के बारे में हर वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा बताया है और ऐसे प्रश्न मैं डालता रहता हूं ताकि आप समझ सकें कि मानक रूप किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मानक रूप, किसी भी संख्या का मानक रूप कैसे निकाल लेंगे? दशमलव के अंदर निकलता है। ठीक है, जैसे कि अभी संख्या दी हुई है 3908.78, इसका मानक रूप निकालना है। मानक रूप मैंने एक ट्रिक दी थी, उसे कहते हैं जब पहले संख्या को छोड़कर अगली संख्या पे दशमलव लगाएंगे, वो होता है मानक रूप उस संख्या का। ठीक है, अब इसे निकालने का तरीका देखिए। दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाया गया था, यानी यहां पे क्या था? दशमलव था। हम सबसे पहले दशमलव को काटेंगे और दशमलव को काटने के लिए हम बटा में करेंगे। 2 छोड़ के दशमलव है तो 100। अब एक चीज समझनी है, हमें यहां पे दशमलव लाना है। यहां पे दशमलव लाने के लिए कितनी संख्याओं को जो है पास करना पड़ेगा, यानी उसको क्रॉस करना पड़ेगा।
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 संख्या को छोड़ने के बाद में छठी संख्या पे जाके दशमलव को रख देना है। जब दशमलव को रखेंगे तब हम 5 अंक छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम 5 0 लगा देंगे एक के पीछे, यानी 1 लाख इसको गुणा कर देंगे। 1 लाख से जब गुणा करेंगे तो यहां पे लग जाएगा दशमलव। जब भी 1 लाख से गुणा करेंगे तो यहां पे लग जाएगा दशमलव। अब ये दशमलव जायज दशमलव है, नाजायज नहीं है। बटा में 100 इसलिए किया था क्योंकि पहले यहां पे दशमलव दे रखा था। अब क्या है, 2 0 से 2 0 कट गई। इसका मतलब क्या है, 10 की 3 बार गुणा, यानी 10 की पावर 3। उत्तर आ गया 3.90878 गुणा में 10 की पावर 3। ये उस संख्या का मानक रूप है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मानक रूप मतलब पहली संख्या को छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। भैया आपका मानक रूप आपके पास है, आपके सामने है, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, लेकिन हम अलग अलग चैप्टर से अब अलग अलग टाइप के प्रश्न लेके आएंगे ताकि आप बेसिक को और स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ सकें, क्योंकि मजबूती ही एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी है। और एंट्रेंस टेस्ट मतलब सिलेक्शन ही। सिलेक्शन जरूरी है ना, सिलेक्शन के लिए तो पढ़ रहे हैं, नाम के लिए नहीं पढ़ रहे। क्या कर लोगे आप? अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो भी आप क्या कर लोगे, हो जाएगा तो भी आप क्या कर लोगे, ये सोच के चलिए आप कर क्या लोगे। सिलेक्शन के बाद आप ये सोचिए कि हम वो सब कर सकते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप ये सोच लीजिएगा कि इसको नहीं तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम आते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते, लेकिन पास वही होते हैं जो नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं रखते। 1 में फेल होगे, 2 में होगे, 3 में होगे, 4 में होगे, कभी तो पास आएंगे। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जोरों से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे मुझे यह सुनना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, लेकिन जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। है वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं gnvmaths.com के साथ। आज हम मैथ के फैक्ट के बारे में पता करेंगे। किस किस फील्ड के लिए ये ज़रूरी वीडियो है, ये सबसे पहले समझते हैं। जो भी बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहा है, चाहे वो नवोदय हो, सुपर 100 हो, NDA हो, चाहे इसके अलावा बुनियाद स्कीम हो, ये 4 और कुछ ऐसे ही NTSC जैसे हो गए, सभी फील्ड के लिए ये वीडियोस अवेलेबल है। सभी के लिए ये वीडियो काम आने वाली है। इसीलिए अगर इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम की साबित होगी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको डेली 2 घंटे या 2.5 घंटे एक्स्ट्रा में उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में मैं इसलिए बोल रहा हूँ और इतना कम टाइम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उस टाइम या तो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर अपनी स्कूली स्टडी की ओर या स्कूल में होने वाले टेस्ट्स की ओर भी ध्यान देते होते हैं। इन केसेस में हमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उस पर भी फोकस करना होता है, तो उस पर सिर्फ 2 या 2.5 घंटे देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो बताता हूँ जो बेहतरीन काम हम कर रहे हैं हमारी वेबसाइट gnvmaths.com के ऊपर। क्विज़, जो क्विज़ेस होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी मेंटलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है एजुकेशन के प्रति, सीखने के प्रति। जब जब आप किसी भी क्विज़ को सॉल्व करेंगे तब तब आप मैथ के और करीब जाएंगे, किसी भी एजुकेशन की और नज़दीक जाएंगे। वो कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, क्विज़ से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए हमने हमारी gnvmaths.com पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे क्या वहाँ पे क्विज़ का ऑप्शन है। उस क्विज़ पे जाइए, हर स्कीम के लिए वहाँ पे क्विज़ जो है अवेलेबल है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि आज हम कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, संख्या पद्धति जो चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर आधारित ये क्लास है। इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। किसी भी बच्चे ने अगर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का बेसिक अभी तक नहीं किया है कि ये होता क्या है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, नहीं किया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। सबसे पहले नंबर सिस्टम की लिंक आप
देखेंगे उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पहले क्लास लगाइए उसके बेसिक की, उसके बाद समझिए उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 19 की पावर यानी 19 की पावर 35 दी हुई है, 35 पावर दी हुई है 19 का। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की कितनी भी पावर हो उसकी उतनी बार गुणा, यानी 19 की ऐसे 35 बार गुणा होगी। और 35 बार जब 19 की गुणा होगी, जो उत्तर आएगा उसको 18 से भाग देने पर शेष ज्ञात कीजिए, ये इसने कहा है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे प्रश्नों को ऐसे 19 बार गुणा करके नहीं करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए ये क्या है, 19 है। अब ये 18 से तो भाग करना है हमें, इसको 18 से तो भाग करने हैं। अब जब 19 को आप 18 से भाग करेंगे तब शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। हमें पता है 18 एकम 18 होता है, 1 बचेगा। 19 की पावर 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 19 की पावर कितनी भी कर लीजिए, इन एवरी कंडीशन शेष हमें 1 ही मिलेगा। हर कंडीशन के अंदर शेषफल 1 ही मिलेगा। यानी इस सवाल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 18 प्लस में 1 की पावर 35। 18 हर बार सोल्व होता रहेगा, यानी 18 जो है हर बार सोल्व होता रहेगा। 18 एकम 18 से 0 आएगा, हर बार प्लस में 1 रहेगा। जैसे इनकेस ऐसे लिखें, 18 प्लस 1 की पावर 1, 18 प्लस 1 की पावर 2, 18 प्लस 1 की पावर 3 एंड सो ऑन, जितनी भी चलेगी। 18 प्लस में 1 की पावर 35। हर केस के अंदर ये 1 जो है वो डिफरेंस रहेगा या शेष रहेगा। ऐसे प्रश्नों को ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे प्रश्नों को करना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें सिर्फ इसे देख के ही बता सकते हैं हम कि इसका शेष क्या आएगा। अच्छा 18 एकम 18, 1 बच गया ना, ये शेष है। किसी भी तरीके का ऐसा प्रश्न आ जाएगा, उसको 1 सेकंड में चुटकियों में, कहते हैं ना चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं आप। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैथ के साथ साथ कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट्स भी हम देते रहते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, फोर्टीन की पावर 15, दूसरा प्रश्न है 14 की पावर 15 इंटू गुणा में 13 की पावर 18, 13 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8। इसने पूछा है कि इस सवाल के अंदर टोटल कितने अखंडनीय या अभाज्य गुणनखंड है। इन दोनों में एक ही फॉर्म है कि हम इनको छोटा सा छोटा गुणनखंड में पार्ट कर दें। अखंडनीय का मतलब उसको और तोड़ा ही ना जा सके। जैसे कि 4 है तो 4 का जब खंडन करेंगे तो 2 गुणा 2। अब 2 को तो तोड़ ही नहीं सकते, यानी इसे लिखेंगे जैसे 1 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो हमारी मर्जी नहीं है, क्योंकि 1 तो हर बार होता है, इसलिए हम मानते हैं कि 2 गुणा 2, ठीक है। तो अब 2 का कोई खंडन नहीं है। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 बन गया, 2 एकम 2 रहेगा, 1 दूनी 2 रहेगा, इसका कोई खंडन नहीं होगा। इसे कहते हैं अखंडनीय गुणनखंड। यानी लास्ट में सारा तोड़ मरोड़ के रख दीजिए, उससे ज्यादा उसे तोड़ना पॉसिबल ना हो। जैसे 7 है, 7 का गुणनखंड 7 ही है, उसका कोई खंडन नहीं है। 5 है तो 5 का गुणनखंड 5 है, उसका कोई खंडन नहीं है। लेकिन 16 का तोड़ है, या 12 का तोड़ है। जैसे 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 छक्के 12, फिर 2 तिये 6। अब इसके खंडन कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 3, ठीक है। अब इसको है ना डियर स्टूडेंट्स, अब इसको और तोड़ना पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के गुणनखंड को बोलते हैं अखंडनीय गुणनखंड, जिसको बाद में तोड़ा ही ना जा सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी इस प्रश्न की ओर चलते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। अब ये पूछता है कि इसको कंप्लीट खंडन करने के बाद में कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। देखिए 14 दिया हुआ है, यानी 14 दिया हुआ है, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 7,
अब इसका खंडन नहीं हो सकता और इस सारे की पावर 15। 13 का खंडन नहीं हो सकता और 5 का भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर 15 गुणा में 7 की पावर 15 गुणा में 13 की पावर 18 गुणा में 5 की पावर 18 8। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल अखंडनीय गुणनखंड। अब ये गुणनखंड है कितने, कैसे पता करेंगे? इसका मतलब ये 2 कितनी बार है डियर स्टूडेंट्स? 15 बार है। 7 कितनी बार है? 15 बार है। 13 कितनी बार है? 18 बार है। 5 कितनी बार है? 8 बार है। ये है इनके ऊपर वाले गुणनखंड, यानी 15 प्लस में 18 प्लस में 8, 5 5 10 और 8 18 और 8 26 इज इक्वल टू 6 कैरी 2 1 2 3 4 5, यानी 56 इसके टोटल क्या है? अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। 56 टोटल अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे करने हैं ऐसे सवालों को। किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। बेसिक से क्लास को शुरू कर सकते हैं। ये लेक्चर पहला जरूर है लेकिन बेसिक नहीं है। तीसरा प्रश्न, ये जो तीसरा प्रश्न करवा रहा हूं ना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। हम क्या सोचते हैं, या आने वाला है, हम ये सोचते हैं कि ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत टाइम जाएगा, नहीं करते हैं, पर नहीं जाएगा। देखिए प्रश्न देखिए, 673 गुणा में 532 गुणा में 747। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इनकी गुणा करने के बाद में इसका इकाई का अंक जो है ना, वो पता करके बताना है भी क्या आएगा। जब ऐसे प्रश्नों को हम देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी मल्टीप्लाई क्यों करें, इतना तो टाइम है नहीं, कम टाइम होता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और इतने कम टाइम के अंदर अगर हम प्रश्न को करेंगे, हल करेंगे, तो शायद टाइम चला जाएगा। इसीलिए बता दूं, इकाई का फॉर्मेट इकाई के मल्टीप्लाई पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि 17 गुणा 9, 16 गुणा 5, 19 गुणा 3। जब इकाई को इकाई के साथ गुणा करेंगे, वही वर्ड, वही गुणा का वही इकाई का अंक बनेगा। जैसे कि 7 निमे 63, 6 5 30, 9 3 27। ये इकाई को इकाई के साथ गुणा करने पे जो पहला या इकाई बनती है, वही इकाई का नंबर आएगा, वही इकाई का नंबर आएगा। अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, इकाई को इकाई से गुणा कर दी, 6 आ गया। 6 आने के बाद में 6 7 42, 42 आ गया। इकाई का अंक क्या बना है? 2 बना है। तो इसको चाहे पूरे को गुणा करो, चाहे इसके इकाई को गुणा करो। हमने बता दिया भी इकाई का अंक 2 आएगा 1 सेकंड के अंदर, या 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था नंबर सिस्टम का चैप्टर। 15 तारीख को सुपर 100 और बुनियाद नामक स्कीम दोनों की बुक रिलीज करने वाले हैं हम। थोड़ा जल्दी है, जल्दी बनाना पड़ा है, लेकिन बुक रिलीज हो जाएगी। कम से कम 500 पेज की बुक देंगे। पूरा का पूरा शेड्यूल जो एग्जाम में रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सारे के सारे उसमें दे देंगे। आप तैयारी शौक से करिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न। सर्च कर सकते हैं आप GNV मैथ्स डेली क्विज़, सर्च लिस्ट में gnvmaths.com आ जाएगी। और क्विज़ ज़रूर खेलने हैं, ज़रूर खेलने हैं क्विज़ को। डेट डाल देंगे, उनमें डेट वाइज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसने एक प्रश्न पूछा है, 21 से 51 के बीच में जितनी भी सम संख्या आएगी उनका योग ज्ञात करना है।
जोड़ ज्ञात करना है, क्या बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इनको मैं दो तरीके से करवाऊंगा। जो बच्चे 9वीं में तैयारी करते हैं 9वीं क्लास के लिए, उनको अलग तरीका बताऊंगा। जो 10वीं के लिए करते हैं उनको एक अलग तरीका बताऊंगा, यानी सुपर 100 एनडीए वालों को अलग बताऊंगा, नवोदय और बुनियाद वालों के लिए अलग बताऊंगा। तरीका आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हैं। इसमें बेसिक की क्लास लगानी जरूरी थी, नहीं लगाई है तो भी मैं बता देता हूं। एक ट्रम को याद करना होता है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 6 एंड सो ऑन, n नंबर तक ये ट्रम दी हुई है। ऐसी ट्रम्स का योग ज्ञात करने के लिए लास्ट में जो ट्रम दी हुई है इनटू में लास्ट में जो ट्रम दी हुई है इसके साथ फर्स्ट यानी 1 को जोड़ देंगे, बटा में आ जाएगा 2। ये जो उत्तर आएगा ना वो इस ट्रम का जोड़ होगा, वो इस ट्रम का जोड़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 इनको जोड़ करना है, ठीक है। इनका जोड़ करना है तो पहले लास्ट टर्म क्या है 5 है, और 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, बटा में 2, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 5 तिये 15। अब इसे जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक तरीका है किसी भी सवाल को हल करने के लिए। n इंटू एन प्लस 1/2 जब ऐसे टर्म दी हो, स्टार्टिंग उसकी 1 से हो, न कि किसी और नंबर से। कहीं आप सोचो 11 12 13 14, नहीं, 1 से हो, ठीक है। पहला ही तरीका इसका पहले करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 21 और 51 के बीच में सम संख्याएं कौन कौन सी होगी। जैसे सम संख्या कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स, 2 से भाग जाए, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब इसमें सम संख्या पहली 22, फिर 24, फिर 26 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगी 50। 22 24 26 और लास्ट में आ जाएगी 50। यहां तक हमें पता चल गया है। नेक्स्ट, अब 50 तो आ गया, लेकिन ये स्टार्टिंग 22 से है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसे कैसे करें। इसलिए इसने क्या कर दिया, इस पूरी टर्म्स को, जैसे हम इसका जोड़ करना ना, हमने प्लस में लिख लिया, ये लीजिए। पूरी टर्म्स में से 2 को क्या ले लिया इसने, कॉमन ले लिया। 2 को क्या ले लिया, कॉमन। जब 2 को कॉमन लेंगे यहां कितना बचेगा 11, यहां 12, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 पे गया, फिर 12 दूनी 24, फिर 13 दूनी 26 और लास्ट में चलते चलते ये आ जाएगा 25 दूने 50। ये हो गया 11 से लेकर 25 तक की हमने ये गिनती लिख दी। यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 2 तो कॉमन ले ही रखा था और यहां पे एक काम कर लिया कि इसे हमने 1 से लिखना पड़ेगा हमको। जब 1 से लिखेंगे तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन, लास्ट में कितना है ये 50। तो हम यहां पे कितना लेंगे, 50 लेंगे, नहीं लेंगे, यहां पे लास्ट में 25 है तो 25 लेंगे। 1 से लेकर 25 तक नंबर लिख लिए। अब इसमें से देखिए, अब इसको है ना यही बनाना है, 11 + 12 + 13, यही फॉर्म इसकी क्रिएट करनी है। इसके लिए एक काम करेंगे, अब इसमें से इसने घटा दिया क्या, 1 + 2 + 3 + सो ऑन 10 तक। अब एक बात बताइए, 1 से लेकर 25 तक ये है, फिर 1 से लेकर 10 तक इसमें से घट गई, बचा क्या 11 से लेकर 25, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, 1 से लेकर 25 तक हमने ये लिख दिया और इसमें से माइनस कर दिया 1 से लेकर 10 तक, जितनी भी टर्म्स बनेगी तो 10 तक माइनस होगी, तो बचा क्या 11 से लेकर 25 तक, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 1 से लेकर 25 तक प्लस में फॉर्म दी हुई है, और ऐसे प्रश्नों को सम करने के लिए सिंपल सा आइडिया है, 25 गुणा 25 और 1 26, यानी n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। इसमें माइनस है तो माइनस कितनी है 10 है, गुणा में 11, 10 और 1 11, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। 2 एकम 2, या 25 को 26 के साथ गुणा कर लीजिए, 10 को 11 के साथ गुणा कर लीजिए,
इन्हें चाहे ना काटें चाहे काटो, करना तो 2 से गुणा पड़ेगा। चलो हम काट लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 5 10, 11 गुणा में 5 55, यानी ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया। 2 गुणा में 13 गुणा में 25, हम कर लेते हैं 25 की 13 के साथ गुणा, 5 दिए 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर ये 25, ठीक है। 5 12 3 325, ये आ गया 325 और ये आ गया 55, यानी 325 में से 55 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 325 में से 55 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब इसे घटाएंगे 2 गुणा में कितना बचेगा, 5 में से 5 गई 0, यहां 2 से 5 जाएगा नहीं तो कैरी लेगा। 12 में से 5 गए 7, जब यहां कैरी ली थी यहां पे बच गया 2, 270। 270 दूनी कितने होते हैं, 27 दूनी 54, 540 इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी जब 11 से लेकर 22 से लेकर 50 तक के बीच की जो संख्या रह गई उनका उत्तर आ गया 540। ये था थोड़ा सा लंबा तरीका लेकिन अच्छा तरीका, जिसे स्टेप टू स्टेप करने के बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसे प्रश्नों को आप कम से कम 30 या 35 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अभी हम एक नए तरीके का पैटर्न देखेंगे जो 10वीं के लेवल का है। और ये भी लेवल के हिसाब से बहुत इजी है, करना है और सीख भी सकते हो आप। और उसे सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना, प्रश्न को स्टार्ट करना है बस। प्रश्न को स्टार्ट कर दिया, हमें पता है 22 प्लस में 24 प्लस में 26 प्लस में 100 ऑन प्लस में 50। पता है आपको डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले से क्यों करवाया है सवाल? इतनी तो संख्याएं है ही नहीं, हम जोड़ सकते हैं 50 तक, लेकिन इसलिए करवाया है कि बड़ा भी सवाल आ सकता है, लंबी एक्सप्रेशन भी दी जा सकती है इनके द्वारा। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो an होता है वो अंतिम पद होता है, an होता है ना वो अंतिम पद होता है। an इज इक्वल टू अंतिम पद या लास्ट टर्म, और जो a होता है वो पहला पद होता है। a होता है जो पहला पद होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, ऐसे मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। अब पहले दूसरे तीसरे चौथे पद के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा, देखो 24 और 22 के बीच में 2, फिर इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, ऐसे 2 का डिफरेंस चलेगा और उस डिफरेंस को कहते हैं सारव अंतर, डी, सारव अंतर, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पद लिख देता हूं टर्म्स की जगह, यानी 1 2 3 ये कितनी टर्म्स है वो सारी होती है n। अब ये सारी चीजें दे दी, हमें पता है कि an अंतिम पद कितना है 50 है, इज इक्वल टू a यानी पहला पद कितना है 22 है, n हमें नहीं पता है क्योंकि इसे सोल्व करने के बाद पता लगाएंगे, d कितना है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है तो d है 2। बोर्ड मास रूल फॉलो होगा, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको इधर लाकर माइनस करेंगे। 50 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स, 28। यहां बचेगा n माइनस 2 गुणा में n माइनस 1 इंटू 2 यानी गुणा में 2, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी 2 एकम 2, 14 दूनी 28, 14 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी होती है, कितनी बनेगी 15 बनेगी। हमारे पास an है, d है, सारी वैल्यूज यहां से कंप्लीट है। अब निकालना है इसका जोड़ यानी सम, s इंटू n। इसका फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू a प्लस an, यानी sn इज इक्वल टू n कितना है 15 बटा में 2, a कितना है डियर स्टूडेंट्स 22,
और an कितना है 50, 22 और 50 72, 22 और 50 72, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 छिके 12, 36 दूनी 72, 36 गुना में 15, 36 गुना में 15 जब सोल्व करेंगे आपका वही सेम 540 वाला उत्तर आ जाएगा। और ये था आपका ये सवाल, बहुत ही ईजी है। पहला जो तरीका था वो सबसे ईजी तरीका था, लेकिन दूसरा तरीका जो है वो 10वीं के लेवल का तरीका है, लेकिन ये ईजी तो बहुत है। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये फॉर्मूले आते हैं तो बहुत ही छोटा स्टेप है ये, आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी ना भैया, उसके बाद किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें सीखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, सिलेक्शन के लिए सीखना पड़ेगा और ज़रूरी भी है। सिलेक्शन पाना है तो सीखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, 2 अंकों का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो इन अंकों का गुणनफल कितना होगा। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 अंक है, माना पहला अंक जो है वो x मान लेते हैं, जिसमें इकाई का अंक बोल देते हैं, दहाई का बोल देते हैं। इसमें ये भी लिख सकते हैं इकाई का अंक, और फिर आ जाता है दहाई का अंक, वो y मान लेते हैं। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। जब इन दोनों अंकों का, ये बोल रहा है 2 अंकों का योग 25, यानी इन दोनों अंकों का प्लस करेंगे ना तो 25 है, ठीक है। और इन दोनों अंकों का घटा करेंगे, अंतर, 2 अंकों का योग इतना है और अंतर कितना है, अंतर इसका 13 है। अंतर कितना है 13, यानी इन दोनों को घटा कितनी है 13 है। मैं इसकी जो स्टेटमेंट है उसको लिख देता हूं, 2 अंकों का योग पच्चीस तथा अंतर 13 है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। अब इकाई दहाई मानना भी जरूरी नहीं है, पहला अंक दूसरा अंक भी ले सकते हैं, ठीक है। इकाई दहाई भी मान सकते हैं, पहला अंक ले ले फिर दूसरा ले लीजिए। पहला अंक प्लस में दूसरा अंक बराबर 25, पहला अंक माइनस में दूसरा अंक बराबर 13, यानी जोड़ तो है 25 है, अंतर का मतलब यहाँ पे घटा होता है। अब इनकी गुणा निकालनी है कि इनका गुणनफल कितना आएगा। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जब भी जोड़ेंगे ना तो ये और ये देखो, y में से y गया, एक प्लस का एक माइनस, x और x कितना होता है 2x होता है, जोड़ देते हैं इनको। 25 और 13 कितना होता है 5 और 3 8, 2 और 1 3, x बराबर 19, 19 दूनी 38, यानी समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया डायरेक्ट, पहली और दूसरी को जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तब ये तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया, 25 और 13 कितना हो गया 38 हो गया। अब 2x बराबर 38 है तो ये 2 यहाँ पे क्या है गुणा में, इधर जाके भाग में 19 दूनी 38 होता है, तो 19 इसका आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ये 1 नंबर समीकरण था और ये 2 था, ठीक है। अब लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई, प्लस में यहाँ पे y पड़ा है, बराबर में कितना है 25 है, y बराबर 25, ये प्लस 19 जो है इसके प्लस में इधर जाके माइनस का हो गया, और y कितना आ गया 6 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, 25 में से 19 को गए 6 आ गया। अब 19 को 6 से गुणा कर दो, ये गुणनफल आ जाएगा, तो लिख देंगे गुणनफल बराबर 19 गुणा 6, 6 में 54, 5 6 कम 6 और 5 11, 114 इसका आंसर आ गया, 114 इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स,
अभी तो ये शुरुआत है, बड़े टफ टाइप के प्रश्न आने हैं। जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम की सिलेक्शन की ओर जाना चाहें, ऐसे टफ प्रश्न आपकी ठोकर बनकर आपके साथ तैयार रहेंगे, आपके कंपटीशन में तैयार रहेंगे, लेकिन जीतता वही है जो उन सभी ठोकरों को तोड़ फेंक दे। और जीतने वाले को ही कहते हैं ना, वो हारने वाले को कहते हैं जीतने वाले को बाजीगर, पर बाजीगर कहते हैं। तो वही बात है, ठीक है। रोते हुए सब जाते हैं, लेकिन हंसता हुआ जो आता है ना, वो सिकंदर आता है। सो सारी पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखिए, हर प्रश्न को आप सीख सकते हैं। जल्द ही बुक लॉन्च हो जाएगी, जैसे ही लॉन्च हो जाती है 15 तारीख तक हम आपको मैसेज कर देंगे, वीडियो डाल देंगे, आपको बता देंगे कि बुक कैसे डाउनलोड होगी। डाउनलोड नहीं करनी है उस बुक को, आपके घर पर आएगी कोरियर के माध्यम से, ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें तैयारी पे है, लेकिन ये बीच में जो भी हुआ है, चलो ठीक है, जैसे भी हुआ है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।